नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। आज बहम और हांसी के मैयड़ में जाट और खाप नेताओं की महापंचायत हुई, जिसके आरक्षण को लेकर आगे की रणनीति का यहां ऐलान किया गया। वहीं इस मैयड़ रैली में इस बार जाट नेताओं के निशाने पर अकेली सरकार नहीं थी, बल्कि पूर्व सीएम हुड्डा और कांग्रेस भी निशाने पर रही। यहां सभा के दौरान यशपाल मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि फरवरी में आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज तक नहीं पकड़ा जा सका है और खुलेआम वो मंचों से भाषण दे रहे हैं। तक की अपनी अलग समस्याएं हैं भाई। हमारे घर के लोग बहुत बुरा हुआ, किसी का घर में आग लगे, मंत्री का हो या गरीब का हो, मैं उसको बुरा मानता हूं। लेकिन उससे भी बुरा यह है कि उसके बहाने राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए, और पहले चीफ मिनिस्टर का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, जिसका नाम बार बार टीवी पे ले रहे, और हमारे रात के बच्चों को, निर्देश को जेलों में सड़ा जाए। तो यशपाल मलिक की तरफ से फिलहाल ये बात की जा रही है और ऐसे ही फिलहाल कुछ तरीके के सवाल यहां बने हुए हैं और ऐसे ही सवाल जनता टीवी की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। इस बार क्या जाटों की रणनीति होगी, इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से वो आगे आएंगे, क्या कानूनी लड़ाई को सड़कों पर लड़ना एक सही रास्ता है, ये भी एक बेहद गंभीर सवाल है। और क्यों जाट नेताओं को सरकार की बात पर भरोसा नहीं है, सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन की चेतावनी आखिर क्यों दी जा रही है, क्या कुछ नेता अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार क्या होगा जाट आंदोलन का अंजाम, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस बार क्या होगी जाटों की रणनीति, किस तरीके से वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। कई बातें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन सवाल यह है कि कानूनी लड़ाई को सड़कों पर लेकर के अगर वो आते हैं, क्योंकि हम लगातार इस बात के गवाह रहे हैं कि हरियाणा जलता है, दिल्ली प्यासी रह जाती है, उत्तर प्रदेश थम जाता है। ये तमाम स्थिति देखने को मिलती है जब इस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं। जब भी हरियाणा में आरक्षण आंदोलन का बिगुल फूंका जाता है या फिर वहां पर चिंगारी आग का रूप लेती है, एक नहीं तीन प्रदेश और कमोबेश राजस्थान में भी कुछ हद तक सही, लेकिन वहां भी असर देखने को मिलता है। चलिए इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बड़ा बयान आया है यशपाल मलिक की तरफ से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और प्रदेश के जाट नेता उनको बाहरी करार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके बयानों की अहमियत है या नहीं है, यह भी हम आज तय करने की कोशिश करेंगे अपनी चर्चा में। तीन खास मेहमान हमारे साथ फिलहाल इस वक्त चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे पहले हम मिलवाते हैं आपको और उसके बाद हम आपको इस चर्चा में जो बातें हैं उस तक भी पहुंचाएंगे। चलिए सबसे पहले अपने तमाम खास मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं तीन खास मेहमान। अनंत राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अमन मलिक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए। चंडीगढ़ का भी रुख करेंगे। चंडीगढ़ में तरुण भंडारी जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तरुण भंडारी जी आपसे करना चाहूंगा। एक बयान सामने आया यशपाल मलिक का, कह रहे पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भारतीय जनता पार्टी पकड़ नहीं रही। ऐसे में सीधे तौर पर आपके मुखिया पर एक तरह से सवाल उठा दिया गया, पूर्व मुख्यमंत्री पर सवाल उठा दिया गया है, क्या रिएक्शन आपका? ऐसा है कि जो यशपाल मलिक जी का ये बयान है मुझे राजनीति से प्रेरित लगता है और मेरे को ये लगता है कि ये आज भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलने लग गए हैं। आज से क्या ताल्लुक है सर आपका? जनता पार्टी की आज से तात्पर्य क्या है? राजनीतिक आज वो बीजेपी की बोली बोलने लगे, क्या कल वो कांग्रेस की बोली बोलते थे? नहीं, कांग्रेस की बोली उन्होंने कभी नहीं बोली। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आज का बयान उनका ये क्या, इसका जाट आरक्षण से क्या लिंक है, मेरे को ये बताइए। वो यूपी के रहने वाले और हरियाणा में आके ये बात करते हैं कि जिनका नाम बार बार आता है उनको अंदर नहीं किया जा रहा। इससे क्या निकल के आता है? तरुण भंडारी जी इसमें सीधा सवाल ये है कि आखिर पहले क्यों आरक्षण को लेकर काम नहीं किया गया, और उसी को लेकर आज जिस तरीके से विवाद सामने आ रहा है, कारण वही है, जड़ पे जाइए, उनका कहना यही था। ऐसा है कि हमारी सरकार में जाटों को आरक्षण हमने बिल्कुल दिया। ये हो सकता है कि हमारा जो आरक्षण दिया वो लास्ट में दिया गया, उसमें कुछ कमियां छूट गई हों और सुप्रीम कोर्ट में वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो रद्द किया। और नहीं, मैं इसको जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कह दी कि इसमें कमियां हैं,
तो हमें नहीं, आपको मानना ही पता पड़ेगा, था, हम उसके सबको बावजूद भी मानना आपने पड़ेगा। ऐसा ही और जहां तक बात है, आपने परफॉर्मा ऐसे लेके आए। नहीं, हमें इस बात का ऐसे मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमने कोई वादा नहीं किया था इस बात के लिए, फिर भी हमने जाटों को आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हर स्टेज पे जाट भाइयों से ये वादा किया कि हम उनको आरक्षण देंगे, और जब फरवरी में दंगे हुए उसके बाद भी जब जाटों के इन्होंने कॉम्प्रोमाइज की स्टेज बनी तो इन्होंने कहा हम जल्द से जल्द इसको आरक्षण देंगे। और जब जो गलती कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुई वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलिए, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि क्यों नहीं समझ आ रहा कि जब तक हम इसको शेड्यूल 9 में नहीं लोकसभा में पास करवाएंगे तब तक कोर्ट इसको नहीं मानेगा। तरफ से गलतियां हुई। लौटेंगे आपके पास। राहुल मलिक साहब, सवाल आपसे ये, सबसे पहले हाँ या ना में एक जवाब चाहिए मुझे। आप यशपाल मलिक को बाहरी मानते हैं या फिर आपको लगता है कि वो और उनका कहना कुछ मायने रखता है? हाँ या ना? ना मैं यशपाल मलिक को बाहरी मानता हूं और ना मैं उसको नेता मानता हूं। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि एक व्यक्ति जिसकी अपनी राजनीति इतने साल में वो ठप हुआ बैठा था उत्तर प्रदेश में, वो आज यहां आके उत्तेजना करके हमारे हरियाणा को जलाता है और अपनी कीमत बढ़वा रहा है। और ये सिर्फ आप देख लीजिएगा, यूपी के चुनाव में अपनी कीमत लगवाने की ये कवायद है। मृतकों के ऊपर, उन बच्चों के परिवारों के ऊपर। यशपाल मलिक ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं ये नहीं मानता आज की डेट में कि ही इज रेलेवेंट हरियाणा में, क्योंकि ना वो सीएलपी है कांग्रेस के, ना वो प्रदेश अध्यक्ष है। ही इज जस्ट अनदर नेता। अगर ऐसा होता तो वो गिरफ्तार हो जाते? नहीं, आरक्षण के संदर्भ में बात की है हाँ। उसने। नहीं, देखिए, जो आरक्षण की जहां तक बात है, जो सीबीआई को दी गई है, बात करी गई है कि वो चेक करें राजनीतिक विषय से भी और उत्पात मचाने से भी, क्योंकि लिमिटेड एरिया जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपसे भी प्रभावित है और यशपाल मलिक का भी इन्फ्लुएंस वहां से वेस्टर्न यूपी से आ सकता है, उतने एरिया में ज्यादा हड़कंप मचा, ज्यादा बर्बादी हुई। नहीं रमन मलिक तो साहब, ये कोई बाहर एक से आप कहते हैं कि बाहर से कोई आता इसमें है, कोई बात आखिर नहीं। ऐसे कोई बाहर से क्यों आ सकता है? पावर आपके पास है, सरकार आपकी देखिए, है, उसके बावजूद डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर आप किसी का हरियाणा आपके प्रदेश में आके आप कहते हैं कि हालात बिगाड़ दिए गए, आपको लगता है? बिल्कुल बिगाड़ दिए गए। तो उसके बाद भी आपने यशपाल रोकने की मलिक कोशिश को नहीं की? सिर्फ अपने आप को उजागर करना, एक लाइट में लाना था। उसके लिए उन्होंने पूरे प्रदेश को एक पूरे समाज को बांट के रख दिया। 36 मिलादी। रमन मलिक साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जो मेरे सहयोगी ने जो सवाल उठाया कि आपने रोका क्यों नहीं, आप कह रहे डेमोक्रेसी है। आपको याद होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जब रथ यात्रा शुरू की थी तो बिहार में उस रथ यात्रा को इंटर नहीं करने दिया गया था। और मौजूदा 2014 के इलेक्शन की बात कर ली जाए, मौजूदा प्रधानमंत्री को उस वक्त बिहार में इंटर नहीं करने दिया गया था। जनाब देखिए, अगर आप एक छोटे आंदोलन के ऊपर, अगर वो आप बात कर रहे हैं अडवाणी जी की, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अडवाणी जी, मोदी इस आरक्षण में 30 से ज्यादा नौजवानों की मौत हो गई है। सर, आप इसको छोटा आंदोलन कह रहे हैं। अडवाणी जी और मोदी जी का स्टेचर और यशपाल मलिक उनके बराबर क्या? हम उनके तो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, तुलना भी प्रोसीजर की बात कर रहा हूं मैं कि अगर राज्य सरकार चाहे, अगर राज्य सरकार चाहे कि इस शख्स से प्रदेश को खतरा है, भी गलत है। अगर राज्य सरकार चाहे कि इस शख्स से प्रदेश को खतरा है तो वो बैन कर सकते हैं। प्रदेश के अंदर आपने एक आंदोलन खड़ा करा, आप उस आंदोलन को चला रहे हैं। जब तक आप ये बोलते रहे हैं कि पीसफुल रहेगा आंदोलन, और आप अकेले नहीं है उस आंदोलन में, उस आंदोलन में बहुत सारे इस प्रदेश सरकार बातचीत इतना क्यों करती है? लेकिन फिर भी यशपाल मलिक से बातचीत का दौर क्यों होता है? आज के समय किसी से भी बात करके अगर प्रदेश में शांति बहाल रखी जाए तो इम्पोर्टेंस तो आप ही दे रहे हैं। देखिए, हर एक से बात कर रहे हैं। हमने कभी ये तो नहीं मना करा कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। हम हर एक से बात कर रहे हैं और हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि सरकार शांति की बहाली रखे। जो भी चीजें हैं, हमने एक्ट बना के दिया है आरक्षण। नहीं मलिक साहब, आपने एक चीज देखी, आपको आश्वासन दिया गया। आप कहते हैं कि उनकी तरफ से, जाट नेताओं की तरफ से आश्वासन मिला, लेकिन हालात एकाएक बिगड़ गए। ये बात आपको भी पता कि हरियाणा के अंदर क्या कुछ देखने को मिला था, तस्वीरें जो थी वो आपके भी सामने थी। लेकिन आपको लगता नहीं है कि एक बार फिर से इसी को लेकर चर्चा की जा रही है? क्या इसको लेकर किसी तरीके का समाधान किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, इसके बारे में सोचा जाए? शांति का रास्ता हमेशा खुला रहता है और हमेशा के लिए खुला है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की चीजें करेगा जिससे प्रदेश में फिर किसी प्रकार मलिक का साहब, ये चीज आपने पहले भी देख ली ना, आपने बैठक की, आपने बातचीत की, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला ना। हरियाणा तो फिर भी चला। अगर कोई व्यक्ति प्रदेश में फिर
इस तरह का हड़कंप मचाने की कोशिश करेगा, ये सरकार बहुत सक्षम है और उसको जहां पहुंचाना चाहिए वहां पहुंचा दिया जाएगा। अनंत राम जी, राजनीतिक विश्लेषक, विचारक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनंत राम जी, सवाल यशपाल मलिक से जुड़ा है। क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हरियाणा के इस जाट आरक्षण के मसले को यशपाल मलिक उठा रहे हैं, क्योंकि अभी यूपी में चुनाव और फिर पंजाब में चुनाव? निश्चित रूप से देखिए, आपने जो आज ये मुद्दा लिया है, हम थोड़ा सा उससे दूर चले गए थे। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि आखिर फिर उसकी आप रेलेवेंस ही मानते उसको, फिर इतना महत्व क्यों दे रहे हो? इनके नेताओं ने उनसे बात की हरियाणा भवन में बैठ करके, उनको केंद्रीय सचिव राजनाथ सिंह जी ने उनसे बात की। तो मैं कह रहा हूं अगर वो आदमी रेलेवेंट ही नहीं है तो, और आज जो उसने कहा है, अब वो भी एक महत्वपूर्ण बात है, उसने ये इंगित किया है जिस कॉन्टेस्ट में उसने बात की है, उसने बात की जाट आरक्षण के संबंध में भूपेंद्र हुड्डा के रोल को, और उस रोल के संदर्भ में उसने कहा कि उसको क्यों नहीं पकड़ते और बेचारे उन नौजवान लड़कों को पकड़ रखा जो कि कसूरवार नहीं है। मैं उसकी स्टेटमेंट कर रहा हूं। इस संदर्भ में आपने बात की है, तो उस संदर्भ में निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान सरकार को लेना चाहिए कि जब आप उसको आदमी को इन्वाइट करते रहे हैं और उसके ऊपर केस बनाते हुए भी आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया, ये भी आप विरोधाभास देखिए कि आज तक उस पर केस बना हुआ है, हरियाणा में बना हुआ है, और वो भी राजद्रोह का। तो उसको मीटिंग में बुलाया जाता है, उससे बात की जाती है, चाहे हरियाणा भवन हो, चाहे पवार जी बात कर रहे हो, कृष्ण पवार बात कर रहे हो, चाहे राजनाथ सिंह जी बात कर रहे हैं। और फिर आज जो उसने एक बात कही कांग्रेस के संदर्भ में, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में, कि भाई उसके ऊपर तो कुछ कर नहीं रहे, तो बात यह है कि वो किस संदर्भ में बात कर रहा और क्या उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, ये एक मुद्दा जी। चलिए, अजय गुलेरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है गुलिया साहब। सवाल आपसे ही कर लेते हैं गुलिया साहब, आरक्षण को लेकर जिस तरीके से तस्वीरें बनती हुई नजर आई, और ऐसे में यशपाल मलिक कहते हैं कि सरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक्शन नहीं लेती और बल्कि दूसरे लोगों पर कार्रवाई करती है, आपको क्या लगता है? देखिए शुभेंदु जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने, हरियाणा प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पक्षपूर्ण रवैया हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनाया। नौजवानों पर झूठे मुकदमे दायर करने का काम सरकार ने किया। और एक चीज देखिए शुभेंदु जी, इसमें देखने लायक बात है, सबसे पहले तो जब फरवरी के अंदर मीटिंग होती है तो खापों को बुलाया जाता है, फिर उसके बाद जब आंदोलन उग्र रूप ले लेता है या उससे पहले भी जब बातचीत के दौर चलते हैं तो सरकार कभी यशपाल मलिक को गुट को बुलाती है, एक गुट को बुलाती है, कभी दूसरे गुट को बुलाती है। क्यों नहीं सरकार ने, जब उनकी मांगे एक थी, देखिए समझने वाली बात यह है सुमन जी इसके अंदर कि उनकी मांगे एक थी, उनकी मांगे तो यही थी तब भी कि भाई आरक्षण मिले और शांतिपूर्ण ढंग से वो आंदोलन करने की बात वो कर रहे थे। और अब भी वो लोग यही कहते हैं कि जो कार्रवाई निर्दोषों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस हो। और ये जब वो मांगे उनकी एक है तो क्यों नहीं एक साथ बुला करके उनसे बातचीत की गई। लेकिन सरकार ने हमेशा कभी एक गुट को हवा देने का, बुला के बात करने का काम किया, कभी दूसरे गुट को बुला के बात करने का काम किया। सरकार चाहती ही नहीं थी कि ये लोग एकजुट हों, जबकि लोग, हरियाणा प्रदेश के लोग तो एकजुट हैं, लेकिन उनके नेताओं को अलग अलग बुला करके उनके बीच में दो फाड़ करने का काम भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश में करना चाह रही है। लेकिन मैं बता देता हूं, हरियाणा प्रदेश के लोग इनके बहकावे में आने वाले रमन मलिक साहब, देखिए, ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि आप आज सरकार के विवेक के ऊपर सवाल जब उठाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि अगर दो गुट पहले से ही हैं और आप उनसे अलग अलग बैठ के बात करते हैं। बहुत बारी होता यह है कि आप और मैं अगर दो ही व्यक्ति हैं, एक ही परिवार से हैं, दोनों इकट्ठे होकर बात नहीं करना चाहते खुल के, तो उसमें क्या परहेज है? सरकार सबसे बात कर रही है। सरकार ने ये तो नहीं करा कि एक गुट से बात करी और दूसरे से नहीं करी, एक को महत्व दिया दूसरे को नहीं दिया। सबकी बातें सुनना सरकार का कर्तव्य है, वो सरकार कर रही है। हरियाणा जलता है, उसका जवाबदेही क्या सरकार की नहीं है? बिल्कुल जवाबदेही सरकार की है और सरकार उस पर एक्शन भी ले रही है। क्या एक्शन लिया रमन मलिक जी? सवाल ये सिर्फ नौजवानों पे झूठे मुकदमे दर्ज करने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया। जो लीगल प्रोसेस है, आपने, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने स्वयं माना कंसीड नहीं करा। मेरे को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप बीच में रमन मलिक जी, आपकी पार्टी के ऐसे डिबेट नहीं चलेगी, आपकी पार्टी ऐसे डिबेट नहीं चलेगी गुलिया जी, और ऐसे सरकार भी नहीं चलेगी। रमन मलिक जी, ऐसे सरकार भी नहीं चलेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे सरकार भी नहीं चलेगी, ऐसे सरकार भी नहीं चलेगी, ऐसे सरकार भी नहीं चलेगी। मैं नहीं करने नहीं, आपके करने ना करने से क्या होता है? ऐसे हम हरियाणा प्रदेश को जलने भी नहीं देंगे जिस प्रकार से आप चलाना चाहते हैं। हम हरियाणा प्रदेश को जलने भी नहीं देंगे
उन्हें कांग्रेस आपको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई है। ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। ठीक है रमन मलिक साहब, देखिए अगर तो इस चैनल पे डिबेट होनी है तो डिबेट के तरीके से हो। रमन मलिक जी, जब आप हरियाणा प्रदेश के लोगों को जवाब नहीं दे सकते तो आप नहीं कर सकते, तो आपको चले जाना चाहिए। आप इस बारे में मुझे ना सिखाएं कि आप नहीं बोलेंगे, आप एंकर नहीं है और आप अपनी मर्यादा में रहे तो अच्छा रहेगा। मैं बिल्कुल मर्यादा में हूँ, लेकिन मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। सरकार मर्यादा में है, अंग्रेजों वाला राज नहीं रहना चाहिए कि लोगों में आप मर्यादा की बात ना करें। आपके जो अध्यक्ष हैं वो जाके कांग्रेस की गोद में बैठ जाते हैं, आप मर्यादाएं की बातें मत करिए। एक मिनट, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कौन से अध्यक्ष जाकर के बैठे हैं? मलिक साहब, क्या चौटाला जी ने क्या करा? कांग्रेस सपोर्ट बैकएंड से ली, कौन सी सपोर्ट? कहा राज्यसभा के लिए क्या नहीं किया? हमने एक निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट किया, जिसको आपने खड़ा करा, सपोर्ट करा, निर्दलीय हो गया। वाह 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 वाह, अपॉर्चुनिज्म। नहीं, लेकिन नहीं, आप ये बात करते हैं, ठीक है, खरीद फरोख्त की राजनीति आप लोग करते हैं। किसी को राज्यसभा में आपने सवाल किया, उसका जवाब ले लेते हैं। रमन मलिक साहब, थोड़ा सा हम मुद्दे से अलग हो गए हैं। नहीं, पर ये मुद्दे से अलग तो होंगे अगर आप मैनेज नहीं करेंगे डिबेट को। अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरी बारी है, तो आप उनको रोकिए, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, हरियाणा में जिस तरीके से सवाल था कि हरियाणा में यदि आप समझते हैं कि बाहरी लोग आ रहे हैं तो आखिर उनको रोका क्यों नहीं गया? देखिए सवाल, देखिए पहले भी मैंने आपको इसी चीज का जवाब दिया, मैं अभी भी आपको स्पष्ट रूप से दे रहा हूं जवाब। जो भी एक डेमोक्रेसी है, आप किसी का प्रदेश में आना रोक नहीं सकते, लेकिन जब वो एक षड्यंत्र के अंदर नहीं, मलिक साहब फिर से वही सवाल है ना कि आपको मैं जवाब जो दे रहा हूं, आप एक उसको कंप्लीटली सुन लीजिए। आप उनका आना, आप उनको बैरिकेड नहीं कर सकते, लेकिन जब ये सामने स्पष्ट आ गया है तो उनके ऊपर सरकार पैनी नजर बना के रखी हुई है। जहां पे ये लगेगा कि वो एक चीज को इस तरीके से डिस्ट्रॉय दोबारा करना चाहते हैं, वहां उनको उनकी सही जगह पहुंचा दिया जाएगा। एक बात रमन मलिक साहब, एक सवाल मैंने आपसे सबसे शुरू में लिया था कि क्या आप उनको बाहरी मानते हैं या नहीं मानते। आपने कहा ना मैं बाहरी मानता हूं ना नेता मानता हूं। अगर आप नेता नहीं मानते तो फिर किस लिहाज से उनसे बातचीत का दौर आगे बढ़ाया जाता है? इस समय जब एक अगर वो नेता ही नहीं है, नेता हो तो समझ में भी आए कि हाँ आप बातचीत करके मसले को सुलझाना चाह रहे हैं। इस समय जब इस आंदोलन ने उग्र रूप लिया था और उससे पहले भी उसको दबाने के लिए उनकी जो मांगे थी उनके ऊपर विचार करते हुए उनको ठीक तरह से रखने के लिए हमने हर एक व्यक्ति से बात करी है। कोई वो अकेले नहीं है, हमने 3600 लोगों से बात करी है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं से भी एक उम्मीद शांति की आती है तो सबसे पहले उसको ट्राई करना चाहिए। उग्र रूप लेकर लोगों के ऊपर लठ बरसाने, ये हमारे काम में नहीं आता। साकेत जी, एक तो बीजेपी के प्रवक्ता खुद मानते हैं कि इसको दबाने के लिए इन्होंने अभी जैसे शब्द इस्तेमाल किया कि इसको दबाने के लिए उग्र रूप ना ले, नहीं सारे हथकंडे इन्होंने अपना लिए। हथकंडे नहीं, राजद्रोह का ये मुकदमा एक व्यक्ति के खिलाफ दायर करते हैं, उसी से बातचीत करते हैं। साकेत जी, ये कहाँ क्या न्याय संगत बात हो गई? आप उसी व्यक्ति को गलत मानते हैं, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि राजद्रोह के मुकदमे का मतलब आप समझते हैं? रमन मलिक जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, आप ये बताएं राजद्रोह का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति राज्य के खिलाफ द्रोह कर रहा हो, आप उसको बुलाते हैं या आपने मुकदमा गलत दर्ज किया है? एक बात तो आपकी बिल्कुल गलत है, साफ तौर पे ऐसे दोहरे मापदंड क्यों? या तो उस व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा वापस लिया जाए अगर आप उसको गलत मानते हैं। अगर उसको गलत नहीं मानते तो उस व्यक्ति को बातचीत के लिए बुलाया जाता है, आपके केंद्रीय मंत्री बातचीत करने के लिए जाते हैं। आप लोगों की सोच सिर्फ ये है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को, जब ये आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था और जितने भी ये लोग थे जिनको आप अलग अलग गुट बताते हैं, सबकी मांगे एक थी, तो क्यों नहीं उनसे बातचीत की गई? लेकिन आप लोगों की सोच तो हरियाणा प्रदेश को आपके हवाले करने की थी और उसमें आप कुछ हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोग अब आपकी इस चाल में नहीं आएंगे, वो समझ गए हैं। तो रमन मलिक जी, इस बात का जवाब आप मुझे दे दीजिए कि आप क्या मानते हैं? देखिए, इस जो केस दर्ज हुआ है उसकी तफ्तीश भी हो रही है, उसके ऊपर काम चल रहा है। बिना किसी एक जब तक कोर्ट प्रोनाउंस नहीं करता किसी को, तब तक आप उसे गिल्टी नहीं मान सकते, लेकिन वो अभियुक्त, उसके ऊपर चार्जेस हो सकते हैं। हम उसकी तफ्तीश हो रही है, लेकिन उस समय के बीच में अगर ऐसे व्यक्ति से भी प्रदेश की शांति की कोई उम्मीद हो सकती है कि उनको भी, उनसे बात करके भी कोई शांति की उम्मीद हो सकती है, तो उसको नकार नहीं देना चाहिए। सरकार का ये बहुत क्लियर स्टैंड है कि किसी भी व्यक्ति से
जिससे शांति की उम्मीद 0.01% भी हो, उससे नकारना नहीं चाहिए, उसको एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। रमन मलिक जी, चलिए मैं जरा जो भी लोग तरुण भंडारी जी के बाद जो भी लोग आपसे बातचीत करने ठीक गए, है, वो लोगों की मांगे तो वही थी कि झूठे मुकदमे वापस हों, ठीक है, और लोगों को गुले साहब हम लौटेंगे आपके पास। हम लोगों ने तो विधानसभा में मांग उठाई रमन मलिक थी। जी के लिए कुछ काउंटर सवाल भी हैं, लेकिन उससे पहले जरा तरुण भंडारी जी को भी वापस चर्चा में जोड़ लेते हैं। तरुण भंडारी साहब, सवाल यही है कि अगर यशपाल मलिक को आज आप ये कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं, आपने अपने दौर में भी जब आरक्षण की आग सुलग रही थी और आप लोगों ने खैर 2014 के चुनाव से ठीक पहले ये आरक्षण दे दिया था, क्योंकि जाटों ने कहा था कि आरक्षण दो वोट लो, हालांकि उन्होंने आपने आरक्षण दिया, उन्होंने वोट फिर भी आपको नहीं दिया। ये सवाल आपसे ये है कि तब भी आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे यशपाल मलिक से, तब भी आप लोगों की बातचीत का कई सिलसिला आगे बढ़ा था, हालांकि कोई भी चरम पर पहुंच नहीं पाया था, लेकिन तब भी आप अहमियत दे रहे थे यशपाल मलिक को। जैसा कि अभी मैंने सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि मैं उनको नेता नहीं मानता, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके थ्रू कोई शांति हो सके तो उसको नकारा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये सवाल पूछ लिया है, सवाल कुछ बात होती है तो इसका मतलब वो नेता है। मैंने पूछ लिया है सवाल, अब आप अपने मेरे सवाल का जवाब दें। जी, क्या कह रहे हैं आप? सवाल मेरा आपसे ये था कि आज आप ये कह रहे हैं कि यशपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं, आपके दौर में भी यशपाल मलिक से बातचीत की खूब कोशिशें हुई थी, कई दफा दौर भी चले थे बातचीत के, लेकिन कोई सिरे नहीं चढ़ पाया था, तो आपने भी तवज्जो उतनी ही दी थी। ऐसा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में कभी भी कानून व्यवस्था इस तरह नहीं हुई। आप देखिए, फरवरी माह में हरियाणा पूरी तरह जला है, और इस तरह कांग्रेस की गवर्नमेंट में हमने जब भी जाटों ने जब भी जाम किया, हमने उससे बातचीत करी और बातचीत के तरीके से हमने रास्ता निकाला, और हमने उनको आरक्षण भी दिया। यह नहीं कि हमने आरक्षण नहीं दिया, मैंने पहले ही माना कि उसमें कुछ कमियां हो सकता कि रह गई हो, पर हमारी नीयत में कोई खोट नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब फरवरी में जाटों ने यह कहा कि हम आज इसका बंद करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, तो वो मुख्यमंत्री के पास बातचीत करने के लिए भी गए, पर इनकी अनुभवहीनता इसी बात से साबित होती है कि इन्होंने उनसे बातचीत का रास्ता भी बंद कर दिया। और जब प्रदेश 12-13 दिन जलता रहा, मैं ये नहीं कहता कि यशपाल मलिक जी से बात करना कोई गुनाह है, बात करें, पर जिस तरह फरवरी माह में हुआ है, हरियाणा पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये दिखा है कि हरियाणा जला है, वैसा नहीं जलना चाहिए। कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में नहीं लेनी चाहिए। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके इस सवाल का जवाब लेंगे।